हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में यार भाई देखो, मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, ऑनेस्टली कन्फेसिंग कि मेरे को नहीं पता कि यार रोनाल्डो की ट्रांसफर स्टोरी पे ना मेरा स्टैंड एक्चुअली में क्या है, कि मेरे को खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए, किस न्यूज़ पे मेरे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली यार फेबियो गैटो, जो कि एक इटालियन जर्नलिस्ट है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, और उन्होंने इस चीज़ को एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई है कि रोनाल्डो ने जॉर्ज मेंडेस के थ्रू, ऑफ कोर्स सारा जो उनका ट्रांसफ़र का माल है, जो माल मसाला है, वो जॉर्ज मेंडेस ही संभालते हैं। उनके थ्रू जब यहाँ पर उन्होंने ऑफ़र किया कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड में रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो रियल मैड्रिड ने इस चीज़ को फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया है। अब ये स्टोरी का वर्जन ना एक्चुअली में कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जो कि अब तक हम सारी स्टोरी के वर्जन सुनते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर रियल मैड्रिड पहला मूव करती हुई दिख रही थी कि रियल मैड्रिड इज इंटरेस्टेड रादर देन रोनाल्डो बीइंग इंटरेस्टेड। अब अगेन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो एक आर्ग्यूमेंट दिया उसको सपोर्ट करने के लिए, इन्होंने ये कहा है कि रोनाल्डो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड में जो भी चीज़ हो रही है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्लस यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि रोनाल्डो अपने लास्ट ईयर्स ऑफ इस प्लेइंग करियर में मिस नहीं करना चाहते। और तीसरा पॉइंट ये कि क्योंकि अभी तक रोनाल्डो को यही नहीं पता कि एरिक टेन हैग के अंडर उसका जो रोल है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल सारी चीज़ों की 100 बात की एक बात, यहाँ पर रियल मैड्रिड ने इस चीज़ को फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अगेन इस रिपोर्ट में एम्बापे के रिलेशंस का, एम्बापे के ट्रांसफ़र का कोई भी जो इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं बताया गया, जिस पर हम अपने इस डेली एपिसोड में आगे बात भी करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यहाँ पर यह है कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर रियल मैड्रिड ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ क्यों किया है। पहली चीज़ कि आप में से भी काफ़ी लोग ये बिल्कुल मानेंगे कि यार दिल से तो यार रोनाल्डो को रियल मैड्रिड हर दिन हर मोमेंट देखना है, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं कभी कभार कह देता है कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको चाहिए, और क्या यहाँ पर बेंजेमा के साथ थोड़ा सा अन्याय हो सकता है। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। इसी के साथ अपनी रिपोर्ट में आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर फेबियो गार्टो ने ये चीज़ कही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीएसजी एक ऐसा क्लब है जो कि लास्ट ईयर भी इंटरेस्टेड थी, और इस ईयर भी एम्बापे को रिप्लेस करते हुए वो यहाँ पर इंटरेस्टेड दिख सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने मतलब मेंशन करा है एम्बापे को, पर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि पीएसजी के पर्सपेक्टिव से भी। और जो तीसरा क्लब है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और आपने इस समय सोचा भी नहीं होगा, बल्कि वो है यहाँ पर एसी मिलान। अब एसी मिलान को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए ऑफकोर्स एक तो इटालियन जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने इस चीज़ को बैक भी किया अच्छे से कि पहली चीज़ तो एसी मिलान इज़ अ प्रेस्टिजियस क्लब व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसी मिलान स्कूडेटो को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि वो यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, मे बी वो स्कैरोटो जीत भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ज़्लाटन इब्राहिमोविच यानी कि एक ऐसे प्लेयर के साथ स्टीफन पियोली को खेलना आता है जो कि अपने एक तरीके से ऑफ द बॉल इतना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब अगेन इसमें भी यहाँ पर उन्होंने इफ बट वाली सिचुएशन लगा दी है, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ज़्लाटन रिटायरमेंट लेगा या फिर कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड करेगा और मिलान में फिर खेलेगा। ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर देखो इस पूरी रिपोर्ट के बाद अगर मेरे रिएक्शन की बात करें तो मेरा रिएक्शन सिंपल है कि आई स्टिल बिलीव कि रोनाल्डो के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो यूनाइटेड में रह सकता है। अब वो इसलिए कि उसको यूनाइटेड में रह के एक रीबिल्डिंग में उसको कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनना है, या फिर इसलिए कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रांसफर मार्केट में एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। और इस थ्योरी को मैं बैक करूँगा दो रीजंस की वजह से। पहली चीज़ तो ये कि यार एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग ना काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही है कि वो रोनाल्डो को रखना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, उसको रोनाल्डो जैसी मेंटालिटी वाला प्लेयर अपने स्क्वाड में ज़रूर चाहिए। और दूसरा ये कि रिसेंटली यार ये मानते हैं कि चैंपियन लीग फुटबॉल इज़ अ बिग बिग लॉस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, और ऐसे में बहुत सारे प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 25% क्लॉज भी था कि अगर चैंपियन लीग मिस हुआ तो आपकी सैलरी 25% तक कट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो उस क्लॉज से बाहर है, यानी कि रोनाल्डो की सैलरी में 1% का भी कट नहीं होने वाला। हाउएवर फेबियो गैटो ने तो देखो अपने रिपोर्ट में ये चीज़ कही है कि रोनाल्डो को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसों से मतलब नहीं है, उसको बैलन डोर और चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखो यार, जब आपके ट्रांसफर मार्केट में आप अपॉर्चुनिटीज़ को सीज नहीं कर सकते एंड एट द सेम टाइम आप अपने एक होम टाउन में हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं, और आप ऊपर से आपको पैसों का भी घाटा नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली एज अ करियर, एज अ नंबर्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर चीज़ आपके फेवर है। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या रियल मैड्रिड अगर यहाँ पर रोनाल्डो को रिफ्यूज़ करती है तो इसके प्रोज ज़्यादा है या फिर कौन ज़्यादा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर किलियन एम्बापे की स्टोरी, जो कि सही में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो भाई साथ निभाना साथिया ये रिश्ता कहलाता है। उसके बाद बालिका वधू, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिग बॉस और लॉकअप,
मैं ये सारी चीज़ें नहीं देखता, बस मेरे को नाम रटे हुए हैं। इन सब का मिला के भी इतना सस्पेंस नहीं है जितना इस स्टोरी में है। अब सबसे पहले तो इसके 2 वर्जन है। पहला वर्जन ये, जब फेब्रिजियो रोमेनो ने ये चीज़ नहीं ट्वीट की थी, उससे पहले का क्या वर्जन था और इस समय फ्रेंच मीडिया इस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यहाँ पर फ्रेंच रिपोर्ट ये कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करे कि इस समय 2 ऑफर्स हैं जो कि PSG एम्बापे को दे रही है। अगर पहले ऑफर की बात करें तो वो यहाँ पर 80 मिलियन यूरोज का जो साइनिंग बोनस है वो एम्बापे को दे रही है, प्लस पहले ऑफर, अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता है एम्बापे तो पहले सीजन 40 मिलियन सैलरी होगी और दूसरे सीजन यहाँ पर 50 मिलियन की सैलरी होगी। ये पहला ऑफर है। और ऑफकोर्स 50% इमेज राइट्स, 50% इमेज राइट्स बताई जा रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा होती है भाई इमेज राइट्स। दूसरा ऑफर है, अगर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है एम्बापे तो 130 मिलियन का साइनिंग बोनस। भाई साहब 130 मिलियन, भैंचोद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इमेज राइट्स की घंटा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन 50% यहाँ पर इमेज राइट्स का भी आया है और यहाँ पर 40 मिलियन पहले सीजन की सैलरी और बाकी 2 सीजन में 50 मिलियन की सैलरी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको हर एपिसोड में बता रहा हूँ कि 15-16 उन्होंने वादे कर रखे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, तू बस गांड ले ले हमारी और यहाँ रुक जा। अब यहाँ पर फेब्रिजियो रोमेनो का ट्वीट आता है और उसके बाद चलती है स्पेनिश मीडिया की स्टोरी। अब स्पेनिश मीडिया के हिसाब से सबसे पहले तो फेब्रिजियो रोमेनो ने क्या कहा है वो हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर एम्बापे और रियल मैड्रिड के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, अनऑफिशियली कॉन्टैक्ट होगा, अंडर द टेबल कॉन्टैक्ट होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा की तरह रियल मैड्रिड चिल है, वो मान के चल रही है। किलियन एम्बापे ने अगर वर्बल एग्रीमेंट कहा है, किलियन एम्बापे ने अगर जुबान दी है तो वो अपनी जुबान पे कायम रहेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बड़ी अपडेट आ रही है स्पेनिश रिपोर्ट से वो ये है कि रियल मैड्रिड वो चीज़ कर रही है जो कि वो कभी नहीं करती थी। डेविड बेकहम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के केस में भी अराउंड 55 to 60% तक का इमेज राइट्स का छूट दे दी थी, लेकिन यहाँ पर किलियन एम्बापे को 60% से ज़्यादा इमेज राइट्स दिए जा रहे हैं। यानी कि रियल मैड्रिड को पता है कि थोड़े थोड़े बैकफुट पे वो हैं और इसलिए कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हैं। किलियन एम्बापे बहुत जल्दी भाई अपना ट्रांसफर, ये जो पूरा स्टोरी है इसका कंक्लूजन बहुत जल्दी वो डिसीजन बनाने वाले हैं। भाई आज ही और यार मैड्रिड यार क्यों गांड फाड़ रहा है भाई कसम से। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड के मिडफील्ड की। तो भाई बैड न्यूज़ है। सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग चुआमेनी के रिगार्डिंग अपडेट मांग रहे थे। देखो जो सीन है ना वो अभी धरा का धरा ही रखा हुआ है। PSG होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं है। रियल मैड्रिड और लिवरपूल इस समय कहीं ना कहीं जैसे चैंपियंस लीग फाइनल में एक दूसरे के सामने है, ऐसी चुआमेनी के लिए भी एक दूसरे के सामने है और लिवरपूल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रंट फुट पे है। बैड न्यूज़ ये है कि कई रिपोर्ट्स के हिसाब से रियल मैड्रिड इस समर शायद से एक भी मिडफील्डर साइन नहीं करेगी, जो कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लिवरपूल को चुआमेनी की रेस में आगे कर देती है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है पोग्बा टू मैन सिटी। अब रिसेंटली यार डेविड ऑस्टिन ने एक इंटरव्यू दिया और उसने ना पूरा मामला यहाँ पर क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो उसने ये चीज़ कही कि यस, मैनचेस्टर सिटी की तरफ से एक इंटरेस्ट आ रहा है। पॉल पोग्बा और उसके पूरे कैंप को ये चीज़ पता है, लेकिन अगर पॉल पोग्बा ये चीज़ करता भी है कि वो रेड जर्सी से ब्लू जर्सी में जाता है तो वो अपने टर्म्स पे नहीं बल्कि मैनचेस्टर सिटी के टर्म्स पे जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि यार अगर पॉल पोग्बा और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल क्यों नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि पॉल पोग्बा को चीज़ें अपने टर्म्स पे चाहिए। अगर मेरे को स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए तो वो अपने टर्म्स पे चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए तो अपने टर्म्स पे चाहिए। सिटी गांड पे लात मारेगी, वो नहीं देगी। इसीलिए कहीं ना कहीं डेविड ऑस्टिन के हिसाब से पॉल पोग्बा टू मैन सिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ PSG में हो सकती है। मैन सिटी मेरे को लगता है कि यार इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं फर्नांडिनो जा रहा है तो देखो उनको मिडफील्डर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनके तरफ से बिल्कुल कंफर्म है कि पैसा हम प्लेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं देंगे, पैसा हम अपने हिसाब से देंगे, जितना हमको लगता है उतना मिलेगा, आना आओ नहीं तो मराओ। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर ज़िनेदिन ज़िडान की। अब रिसेंटली यार कहीं ना कहीं फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने एक अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया हमको कि ज़िडान फ्रेंच नेशनल टीम के मैनेजर बन सकते हैं या फिर PSG के, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में बोल दिया कि शायद से ज़िडान PSG के मैनेजर बनते हुए दिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना वो रिपोर्टर इस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है कि क्या ज़िडान को हम फ्रेंच फुटबॉल नेशनल टीम का मैनेजर देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आने वाले फ्यूचर में डिडियर डेस्चैम्प्स और फ्रांस फुटबॉल नेशनल टीम अलग अलग रास्ते जाती है तो बिल्कुल ज़िडान एक ऐसा नाम होगा जिसको मैं बिल्कुल अपनी टीम में लाना चाहूँगा। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उन्होंने ये चीज़ कह दी है कि आपको मानना पड़ेगा कि ज़िडान के अंदर अभी भी डे टू डे वर्क एथिक है, यानी कि वो मैनेजर, क्लब मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड है और शायद से हमको यहाँ पर वो PSG के मैनेजर बनते हुए दिख सकते हैं।
अब इसी के बाद ना कहीं जब रिपोर्टर ने ये चीज़ कहा ना कि तो क्या हम मान के चले कि फ्रांस नेशनल टीम बिल्कुल ही मतलब डिडियर डेस्चैम्स के साथ है और फ्यूचर भी उसके साथ देखती है, तो यहाँ पर उन्होंने हिंट करते हुए कहा है, वो कंडीशन बता दी जहाँ पर कहीं हमको जिडान नेशनल टीम लेता हुआ दिख सकता है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि देखो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, मतलब 2018 का जीत चुके हैं, वी आर टाइटल डिफेंडर, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो सेमीफाइनल तक है। तो यानी कि अगर डिडियर डेस्चैम्स अगर सेमीफाइनल भी सीज नहीं कर पाया ना, तो कहीं हम कह सकते हैं कि फ्रांस फुटबॉल और डिडियर डेस्चैम्स एक दूसरे के रास्ते से हटते हुए दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी ऐड करी है कि जिडान को उस पॉइंट तक फ्री होना पड़ेगा, यानी कि अगर वो मैनेजर नहीं बनेगा तभी तो हम उसको अप्रोच करेंगे ना, यानी कि उससे पहले जिडान PSG की जॉब ले सकता है। अब देखो यार, दिमाग में ना एक स्टोरी पढ़ते पढ़ते दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करा कि यार PSG इतने सारे तमाम वादे कर रही है एम्बापे को लेके, एम्बापे की स्टोरी में शायद से फ्रंट फुट पे है भी, या फिर फ्रेंच मीडिया बस अपने प्रोपागेंडा के लिए उनको दिखा रही है, वट एवर बी द रीज़न। वॉट इफ़ की वो 15-16 जो वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंटरनली ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देंगे, हर चीज़ कर देंगे, वॉट इफ़ उनमें से एक रीज़न ये भी हो कि वो जिडान को लेके आएंगे एम्बापे को कन्विंस करने के लिए। बट अगेन यार बाद में वही आ जाती है ना कि घूम फिर के मेरा तो सवाल वही आ जाता है कि क्या किसी का ड्रीम क्लब में खेलना इन सब चीज़ों पे भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली प्रॉब्लम देखो, मैंने यही कहा था कि अगर एम्बापे का ड्रीम क्लब ना होता ना रियल मैड्रिड, तो मैं कहता कि रियल मैड्रिड ये सब कब की हार गई होती या फिर कब की बैक फुट पे होती, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई बिलीव कि एम्बापे को रियल मैड्रिड खेलना है, इट्स हिज ड्रीम। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार कुछ भी कर लो, आप किसी का ड्रीम थोड़ी खरीद सकते हो, बट येस इन फुटबॉल नेवर से नेवर, एंड मोर सो जब कहीं ना कहीं फुटबॉल में पॉलिटिक्स घुस जाए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और लाइक आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, मैंने इसके बारे में बात नहीं कही है। अब रिसेंटली होता क्या है कि यार राल्फ रागनिक के रिगार्डिंग ना एक राल्फ रागनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, और उस इंटरव्यू में ऑफ कोर्स राल्फ रागनिक ना जोसे मूरिन्हो के बाद मेरे को लगता है कि सबसे बेहतरीन मैनेजर है जो कि बॉक्स ऑफिस इंटरव्यू देता है। अब उस इंटरव्यू में रिपोर्टर्स कहते हैं कि भाई देखो ये टीम टॉप 4 नहीं आई, चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपको जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइनिंग करनी चाहिए थी। रागनिक ने पहले तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, उसने कहा कि देखो जनवरी ट्रांसफर विंडो में ऐसे प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं थे जो कि हमको मदद करते। फिर वो अपने राल्फ रागनिक वाले मूड में आ गया, देखो उसने कहा कि देखो थे ऐसे थे लेकिन हमने साइन नहीं करे। अब उसने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो अगर हम लुइस डियाज की बात करें तो वो लिवरपूल चला गया, दूसरे लाओविच की बात करें जो कि उस टाइम फियोरेंटीना में था वो यूवेंटस चला गया, और अगर हम बात करें यहाँ पे जूलियन अल्वारेस की तो वो मैनचेस्टर सिटी में चला गया। अब सबसे पहले मैं तो आपको फैक्चुअल थोड़े से रिपोर्ट्स बता देता हूँ। ये चीज़ सच है कि कहीं ना कहीं जूलियन अल्वारेस एक ऐसा प्लेयर था जो कि रागनिक ने स्पार्टक में भी उसको मॉनिटर किया था और वो सही में उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड में लेके आना चाहता था, लेकिन यूनाइटेड के बोर्ड ने जनवरी में इस अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन कर दिया, ये हवाला देते हुए कि कहीं ना कहीं जूलियन अल्वारेस इस यूनाइटेड की टीम को इंस्टेंट मदद नहीं कर सकता। लुइस डियाज, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर हम डूसन लाओविच की बात करें तो डेफिनेटली ये मेरे को लगता है जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पस दिया होगा। अब मामला हल्ला इस चीज़ का कट रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई राल्फ रागनिक ना बिल्कुल ग्लेजर को एक्सपोज कर रहा है, राल्फ रागनिक ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जनवरी ट्रांसफर विंडो में बिल्कुल ही यूनाइटेड बोर्ड फेल हो गया रागनिक पे कैपिटलाइज और उसको एक तरीके से बैक करने में, और ये राल्फ रागनिक कहीं ना कहीं बिल्कुल ही नंगा कर देगा इस पूरे यूनाइटेड के बोर्ड को, और एक ऐसा मैनेजर ही चाहिए था। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेरे को वैलिड भी लगता है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ होगी, शायद से उस इंटरव्यू में ग्रीनवुड का एक रेफरेंस था, तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स थे ना उन्होंने पहली चीज़ तो ये पिक करी कि देखो यार ठीक है हम मानते हैं कि राल्फ रागनिक को बैक नहीं किया, मानते हैं कि ग्लेजर्स ज़्यादातर बोर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आप फिर भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि राल्फ रागनिक इस लॉट ऑफ प्लेयर्स, ये जो पूरा लॉट है प्लेयर्स का, इसके साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, यानी कि चैंपियंस लीग फुटबॉल तो बात की बात है, अच्छी परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि देखो सीधी सी बात है, ग्रीनवुड का मामला 30 जनवरी को सबके सामने आया था, सिर्फ 24 घंटे पहले, और अगर हम लुइस डियाज की बात करें, दूसन लाओविच की बात करें, तो ये चीज़ एक्चुअली में 25 जनवरी तक रैप अप हो चुकी थी। आई थिंक अगर प्रिसाइजली बात करें तो लुइस डियाज 23 जनवरी को फाइनलाइज हो चुका था, और दूसन लाओविच 25 जनवरी को फाइनलाइज हो चुका था, और जूलियन अल्वारेस तो बहुत पहले ही फाइनलाइज हो चुका था। तो जहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिटिक्स ये मानता है कि जूलियन अल्वारेस के मामले में एक्सेप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये है कि बोर्ड क्यों ही सपोर्ट करे एक ऐसे मैनेजर को जो कि सिर्फ 6 महीने और उसके बाद कंसल्टेंसी रोल में जाएगा।
दूसरी चीज़ कि जब आपको पता है कि एरिक टेन हैग के बहुत सारे प्लेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे और बहुत सारे प्लेयर्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तो आप रादर समर में स्पेंड करोगे ना कि जनवरी में। और तीसरा ये कि कहीं ना कहीं ये राल्फ रांगनिक का ही डिसीजन था कि आप मार्शियल को भी लोन आउट करोगे, आप कवानी को भी आप कहीं ना कहीं काउंट करोगे, उसको भी नहीं जाने दोगे, आप लिंगार्ड को भी यूज़ नहीं करोगे, तो और जुआन माता को भी आप कहीं ना कहीं लास्ट के 2-3 मैच में यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली फिर आप अपना केस कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने एपिसोड को लास्ट तक देखा है तो यार ऑफ कोर्स एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।